वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 3 जून 2020। 3 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है। दोस्तों, तो आप फोटो देखकर तो पहचान ही गए होंगे कि किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है, विराट कोहली। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली को वर्ष 2020 फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस सूची में कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर है। दोस्तों, कितने स्थान पे मात्र एक भारतीय हैं? 66वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूची में फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ फर्स्ट स्थान पर हैं और लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर के साथ सेकंड स्थान पर हैं और NBA के लेब्रॉन जेम्स शीर्ष 5 स्थान में शामिल हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को याद रखना है पहला और इंडिया से जो इम्पोर्टेंट है। तो विराट कोहली 66वें स्थान पे दोस्तों और पहले स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो रोहित शर्मा BCCI की ओर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने वाले क्रिकेटर हैं BCCI दोस्तों। तो रोहित शर्मा को शामिल किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। पुरुषला वेंकट सिंधु यानी PV सिंधु दोस्तों, विश्व चैंपियन PV सिंधु ने लगातार तीसरी बार ESPN की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है? फोटो देख के तो आप पहचान गए होंगे दोस्तों कि साझेदारी का बात है और किसने हिस्सेदारी खरीद लिया 24.19%। तो यस बैंक। यस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि डिश टीवी और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा कर्ज के एवज के रूप में गिरवी रखे गए 44.53 करोड़ के शेयरों का अधिग्रहण किया है। अब यस बैंक दोस्तों, तो यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो HDFC मुख्यालय भारत मुंबई, स्थापना अगस्त 1994, संस्थापक बीबू वर्गीज, प्रबंध निदेशक अभी आदित्य पुरी हैं। ICICI बैंक, स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई, मुख्य अधिकारी संदीप बख्शी। IDBI बैंक, प्रबंध निदेशक राकेश शर्मा, स्थापित 1 जुलाई 1964, मुख्यालय मुंबई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चैंपियंस प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया? चैंपियंस प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हारमोनियंस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया। चैंपियंस के विस्तृत उद्देश्य दोस्तों शिकायत निवारण, कोरोना के दौरान पूंजी की कमी, श्रम शक्ति की किल्लत, जरूरी अनुमतियों जैसे समस्या सहित MSMES से संबंधित सभी मुद्दों को हल किया जाएगा। दोस्तों MSMES का फुल फॉर्म जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को हल किया जाएगा। MSMES को नए अवसर उपलब्ध कराना, नए अवसर जैसे PP किट बनाना, मास्क बनाना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसे सप्लाई करने में मदद करना। MSMES यूनिट्स की पहचान और प्रोत्साहित करने के लिए ये पोर्टल उन यूनिट्स की पहचान कर उनकी मदद करना है। तो दोस्तों बात हुआ था कि MSMES का फुल फॉर्म एक बार और सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और ये किसके अधीन आता है दोस्तों? तो नितिन गडकरी, कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अंतर्गत आता है। अब अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकट रमणी सुमंत्रन दोस्तों, तो वेंकट रमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निसर्ग। भारतीय मौसम विभाग ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को यानी आज दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल यह तूफान लक्षद्वीप के पास अरब सागर में मंडरा रहा है। यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत तेज हवा और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक जो हैं मृत्युंजय महापात्रा, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा और भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो अम्फन, हाल ही में साइक्लोन अम्फन से प्रभावित हुए पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को, याद रखिएगा, 1000 करोड़ का मदद दिया था और उड़ीसा को 500 करोड़ का मदद, और बंगाल सरकार ने इसके लिए खुद से जारी किया है दोस्तों 6250 करोड़ रुपया। फनी या फोनी प्रचंड चक्रवाती तूफान फनी या फोनी अप्रैल 2019 में आया था। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बुलबुल ये भी दोस्तों नवंबर 2019 में आया था। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसे इस्पात मंत्रालय में नया सचिव बनाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है दोस्तों। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। संजीव रंजन ने शिपिंग मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा? तो पर्सोना नॉन ग्राटा दोस्तों, पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा अस्वीकार्य व्यक्ति के तहत कार्रवाई भारत इनके खिलाफ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत पर्सोना नॉन ग्राटा एक्शन लिया है। सामान्य तौर पर पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनयिक मिशन पर है और संबंधित देश जिसमें वो तैनात है में उसकी गतिविधियां गलत पाई गई है तो राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के तहत कोई भी देश किसी भी राजनयिक कर्मचारी को किसी भी समय अपने निर्णय को स्पष्ट किए बिना पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर सकता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है दोस्तों, लेकिन उसे वापस उसके देश भेज दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के तहत कौन सा अथी के द्वारा दोस्तों भेजा जा सकता है? पर्सोना नॉन ग्राटा के तहत दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अफसरों को 1 जून को हिरासत में लिया। इनके नाम आबिद हुसैन और ताहिर खान हैं दोस्तों। दोनों ने दूतावास में वीजा असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अभी मोइन उल हक हैं दोस्तों। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो यह पहला एक्ट था दोस्तों। कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी, जिनमें पहले मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के बने वो सर एलिजा एम्पे बनाए गए थे। सेटलमेंट एक्ट 1781 दोस्तों, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो खामियां थी उसको पूरा करने के लिए सेटलमेंट एक्ट 1781 को बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए कानून बनाने को अधिकृत किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोस्तों, तो इस एक्ट के तहत भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोहरा प्रशासन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को ख़त्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? भारत की बेरोजगारी दर तो 23.48% दोस्तों। CMIE की रिपोर्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई को ख़त्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर 23.48% पर पहुंच गई है। ये दर अप्रैल में 23.52% थी, मार्च में बेरोजगारी दर 8.75 थी, फरवरी में बेरोजगारी दर 7.76 थी, जनवरी में बेरोजगारी दर 7.22 थी। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमान के मुताबिक 25 मार्च शुरू हुए लॉकडाउन की वजह से देश के 122 मिलियन करीब 12.20 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि लॉकडाउन में ढील की वजह से 2 करोड़ लोगों को फिर से काम मिला है दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी।
विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मोंटगोमेरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसजेक सिबिल्स की और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा में याचिका की गई थी। तो दोस्तों 2018 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र आया दोस्तों, तो इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स या माता पिता दिवस भी बोल सकते हैं दोस्तों, और विश्व दूध दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BA2 से घटाकर क्या कर दी है? तो दोस्तों BA3 BAA3 निवेश के लिहाज से सबसे खराब रेटिंग है। यह जंक श्रेणी से बस एक स्तर ऊपर है। किसी देश के लिए क्या है मायने दोस्तों? इनमें किसी भी देश पर कर्ज और उसे चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रेटिंग एजेंसी देश में आर्थिक सुधारों और उनके भविष्य के प्रभाव को भी ध्यान में रखता है। मुंडी जी ने यह फैसला लेने के 4 मुख्य कारण बताए हैं। 2017 से आर्थिक सुधारों का कमजोर कार्यान्वयन, एक निरंतर अवधि में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास, सरकारों केंद्र और राज्य की राजकोषीय स्थिति में भारी गिरावट, भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ता तनाव। 2 साल पहले नवंबर 2017 में मुंडीज ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की रेटिंग को BAA2 में अपग्रेड किया था। तो दोस्तों अब BA3 याद रखिएगा कि संप्रभु रेटिंग यानी सॉवरेन रेटिंग BAA2 से घटाकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मुंडीज ने क्या कर दिया? BAA3। अब अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, गुरदीप सिंह, शशि शेखर, अरुण जैन। तो गुरदीप सिंह NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। अब NTPC दोस्तों, तो NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। शशि शेखर तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शशि शेखर बनाए गए। अरुण जैन इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने हाल ही में आई टर्मेरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और इसके अध्यक्ष दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण जैन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो आप लोग ऐसा ही जान गए होंगे दोस्तों कि खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई है। यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षकों को पूरे भारत में जमीनी स्तर के एथलीटों के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए गुर सिखाए जाएंगे। अब दोस्तों तो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं, और खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का इन्होंने उद्घाटन किया है। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये भारत के 3 पत्रकार हैं दोस्तों जिनको 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर्स। अब कुछ सेकंड में दोस्तों हम लोग कल का रिवीजन कर लेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक पद के लिए किस नाम का सुझाया है? तो अश्विनी भाटिया।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल। किसे मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? अनीता कोटवानी। किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक का एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब लागू हुआ? 1 जून। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को किस खिलाड़ी को नामित किया? रोहित शर्मा। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए असम में जल जीवन अभियान के लिए कितनी रकम की मंजूरी दी? 1400 करोड़ रुपया। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून। किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया? रविशंकर प्रसाद। किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद। तो दोस्तों यह कल का था, और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की प्रमुखों की मेजबानी की? किस देश ने की ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।